हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पीछे के क्लास में बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 2 एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 जिसमें टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड की चर्चा की थी और उसमें हम लोग अनकॉन्शस के बारे में, अचेतन के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि फ्राइड ने अनकॉन्शस को मन का सबसे बड़ा भाग माना था और उन्होंने आइसबर्ग से, बर्फ़ के टुकड़े से उसकी तुलना की। उन्होंने बताया कि बर्फ़ का जितना बड़ा भाग पानी में डालने के बाद पानी के अंदर रहता है, मन का उतना बड़ा भाग अचेतन है, जिसे अचेतन मन के नाम से जाना जाता है और यह हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को हमेशा प्रभावित करते रहता है। इसलिए फ्राइड का तो कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को जानना हो तो उसके आप अचेतन मन को जानिए। यदि आप उसके अचेतन मन को पढ़ लिए, जान लिए, उसको डायग्नोस कर लिए तो वह उस व्यक्ति के सारे विशेषताओं को, सारे गुण अवगुण को आप जान जाते हैं। इस तरह से अचेतन की व्याख्या की और अचेतन को समझाने की कोशिश फ्राइड महोदय ने किया। उसके पहले भी कुछ मनोवैज्ञानिकों का हमने जिक्र किया जिसमें हेल्महोल्ट्ज आदि का नाम आता है। उन लोगों ने भी, डेकार्ते आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी अनकॉन्शस के बारे में चर्चा तो की थी, लेकिन जितनी व्यापक चर्चा फ्राइड ने की और सिगमंड फ्राइड महोदय ने इस पर बल दिया, उतना बल किसी अन्य मनोवैज्ञानिकों ने नहीं दिया। इसलिए अचेतन मन का कॉन्सेप्ट देने का पूरा अधिकार, पूरा श्रेय फ्राइड महोदय को जाता है। अब आज के क्लास में अचेतन के कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि अचेतन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीनों में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अचेतन का महत्व सबसे ज़्यादा है और यह हमारे लिए, खासकर मनोवैज्ञानिकों के लिए, इस बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइको एनालिटिक साइकोलॉजी या साइको एनालिसिस मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अचेतन मन के जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। मैं एक एक करके उसकी चर्चा करूंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहला है कि अचेतन मन चेतन तथा अर्धचेतन मन से बड़ा होता है। टोपोग्राफिकल में आकार की चर्चा होती है और आकार के आधार पर जिस तरह बर्फ़ के टुकड़े को समझाया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग है और इसकी आकृति मन में सबसे बड़ी होती है। यह क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा होता है। बात भी ऐसी है कि यदि हम दिन के अवस्था में, चेतनावस्था में कई इच्छाएं हमारे पास आती हैं तो उसकी पूर्ति न कर पाने की स्थिति में हम लोग उसको समन या दमन कर देते हैं और वो हमारे अचेतन के स्टोर हाउस में चला जाता है। तो जितनी भी अनुभूतियाँ, इच्छाएँ और विचार चेतन मन से अचेतन मन में जाता है, वह इतना रूप से बड़ा होता है अचेतन मन का भंडार कि करोड़ों इच्छाएं वहाँ पर, जो डिप्रेस्ड डिजायर होती है, वह जमा होती है। तो इसी से यह समझा जा सकता है कि अचेतन मन कितना बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है। दूसरी विशेषता है कि अचेतन में कामुक, अनैतिक एवं असामाजिक इच्छाओं की प्रधानता होती है। इस विशेषता से आप यह समझ सकते हैं कि चेतन अवस्था में व्यक्ति किसी भी असंवैधानिक, असामाजिक या सेक्सुअल डिजायर्स की पूर्ति चूँकि वह नहीं कर पाता है, जो इमोरल होता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में इन इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है, जहाँ वह दमित अवस्था में रहती है। आप और हम सब समझते हैं कि इच्छाएं अनंत हैं। किसी चीज़ को देखने पर, किसी सुंदर वस्तु को देखने पर उसे पाने की लालसा,
किसी अच्छे खाद्य पदार्थ को देखकर उसको खाने की इच्छा, इसी तरह से तमाम तरह की इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारी इच्छाओं की हम पूर्ति तत्काल तत्क्षण हम कर पाएँ या चेतन अवस्था में कर पाएँ। उसको करने के पीछे बहुत से तार्किक आधार होते हैं। समाज के बंधन के कारण हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। कुछ इच्छाएं अनैतिक होती हैं, कुछ सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं जिनकी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो मन में सवाल उठता है कि वह उन इच्छाओं का होता क्या है। तो आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि फ्राइड ने स्पष्ट कहा कि ऐसी सारी इच्छाएं हमारे अर्धचेतन से होते हुए अचेतन मन में ढकेल दी जाती हैं। तो क्या आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या अचेतन मन में जाने के उपरांत वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? वो उसमें ढकेल दिए जाने के बाद, डिप्रेस्ड कर देने के बाद, रिप्रेस कर देने के बाद, समित कर देने के बाद क्या वो इच्छाएं डीके हो जाती है, समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है? तो ऐसी बात नहीं है। वो सारी इच्छाएं उसमें जाके दिन प्रतिदिन की इच्छाएं, ज़िंदगी में जितनी भी इच्छाएं आप होती हैं, वह अचेतन मन में जाके उसके अचेतन के स्टोर हाउस में जाके वह वहाँ पर स्टोर हो जाती है। क्योंकि चेतन अवस्था में हम प्रत्यक्ष रूप से उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तीसरी अचेतन की विशेषता है कि यह डायनामिक स्वरूप का होता है, गत्यात्मक स्वरूप का होता है। इसका अर्थ यह है कि वैसी इच्छाएं जो सामाजिक प्रतिबंध के कारण, सामाजिक सेंसरशिप के कारण दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, उनको हम लोग अचेतन में दमन कर देते हैं। अचेतन मन में जाने के बाद वैसी इच्छाएं बार बार चेतन मन में लौटने की कोशिश करती हैं, परंतु चेतन मन तथा अहम के बीच, ईगो के बीच बराबर इसको लेके सेंसरशिप का काम करता है और द्वंद्व होता रहता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में, किस परिस्थिति में उसका हम लोग निदान करते हैं? तो फ्राइड ने इसको आगे बताते हुए स्पष्ट कहा कि साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ एंड ड्रीम्स, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आधार पे हम लोग उन दमित इच्छाओं को वेश बदलकर दूसरे रूप में हम उसकी पूर्ति करते हैं। इसीलिए उसके स्वरूप को उन्होंने गत्यात्मक कहा। चौथी विशेषता अचेतन व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। यह भी स्पष्ट है कि अचेतन हमारे आपके किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। जब व्यक्ति स्वप्न देखता है या अचेतन मन में जब दमित इच्छाएं जाती हैं तो वह उसको पूर्ति करने के लिए वह तत्पर रहती है, बहुत उत्साहित रहती है, मौके के तलाश में रहती है। परंतु वह आदमी कब उसकी पूर्ति करता है, उस आदमी को खुद उसका पता नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सी सुप्त इच्छाएं कई दिनों के बाद, कभी कभी सेम डे, कभी कभी कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद भी दमित इच्छाएं स्वप्न के माध्यम से या साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरी डे के लाइफ में जो आने वाली हैं गलतियां, उसके माध्यम से वह अपनी पूर्ति कर लेता है। इसलिए उसका संबंध चेतन से नहीं होता है। चेतन को नहीं मालूम होता है कि कब वह उन इच्छाओं की पूर्ति करेगा, वह उससे अनभिज्ञ रहता है। इसलिए कहा गया कि यह अचेतन व्यक्ति के नियंत्रण से बियॉन्ड कंट्रोल होता है, नियंत्रण से बाहर होता है। पांचवी विशेषता है कि अचेतन में बिना किसी प्रकार के द्वंद्व के ही परस्पर विरोधी इच्छाएं और भावनाएं संचित होती हैं। चेतन मन एक ही समय में दो या विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन चेतन मन में एक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं, एक से अधिक इच्छाओं का हम वर्णन नहीं कर पाते हैं, उस पर चिंतन भी नहीं कर पाते हैं। परंतु अचेतन मन में कई प्रकार की द्वंद्व की समस्याएं, परस्पर विरोधी द्वंद्व की समस्याएं भी आपस में टकराती रहती हैं, एक ही समय में प्रस्फुटित भी होती हैं, एक ही समय में चेतना से अचेतन में भी जाती हैं। इसीलिए वहाँ पर कई इच्छाएं, कहा गया है कि परस्पर विरोधी इच्छाएं और कामनाएं, हर एक प्रकार की विरोधी और उस तरह की कामनाएं, इच्छाएं वहाँ दमित होकर स्टोर होती रहती है।
यही कारण है कि अचेतन में संचित विभिन्न तरह की परस्पर विरोधी इच्छाओं से व्यक्ति अवगत ही नहीं होता है, उसको मालूम ही नहीं चलता है। किस प्रकार का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का भी सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अचेतन में जो इच्छाएं होती हैं वह अपने आप उसकी पूर्ति करके समाप्त होती जाती है, और जब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो वह स्वतः समाप्त होती जाती है। लेकिन चेतन अवस्था में यदि 2 या 2 से अधिक इच्छाएं आ जाती हैं, 2 या 2 से परस्पर विरोधी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं और हमारे चिंतन को प्रभावित करती हैं, तो वैसे स्थिति में बराबर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। लेकिन अचेतन मन में निराशा एवं सफलता, प्रेम एवं घृणा के भाव, सुख एवं दुख का भाव आदि संचित रहते हैं और बिना मानसिक संघर्ष किए हुए यह उसकी पूर्ति करता रहता है और मन से निकलता रहता है। छठी विशेषता है कि अचेतन अपनी इच्छाओं की संतुष्टि या अभिव्यक्ति छद्म रूप में करता है। यह भी स्पष्ट है कि ईगो तथा चेतन मन का चूँकि कड़ा प्रतिबंध रहता है, ऐसी स्थिति में अचेतन की वह इच्छाएं जो उसमें दमित रहती है उसकी सीधी रूप में पूर्ति नहीं करके वह अव्यक्त रूप में, अस्पष्ट रूप में, डिस्गस्ट फॉर्म में, जिसे छद्म रूप भी कहा जाता है, स्वप्न के माध्यम में या दैनिक जीवन की भूलों के माध्यम से उसकी पूर्ति करता है और पूर्ति करने के बाद मानसिक उसको रिलैक्सेशन के स्टेज में आता है और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या स्वप्न में देखें। जब बारीकी से वह व्यक्ति किसी मनोचिकित्सक से मिलता है या खुद कोशिश करके देखता है, तब उसको अर्थ लगता है कि फलानी दमित इच्छाएं को जब हम अचेतन में ढकेल दिए थे या चला गया था, वही चीज़ स्वप्न के माध्यम से आज हमने देखा। नेक्स्ट विशेषता है 7वीं विशेषता कि उपाहम में, अचेतन में उपाहम प्रवृत्तियाँ भरी होती हैं तथा वह ईड के ही समान सुख के नियम, अर्थात कि अनकॉन्शस जो होता है वह प्लेजर प्रिंसिपल से गाइडेड होता है। जिस तरह ईड की इच्छाएं अतार्किक होती हैं, हमेशा सुख प्लेजर प्रिंसिपल से गाइडेड होती हैं, वह सिर्फ अपना फ़ायदा और सुख चाहता है, ठीक उसी तरह से अचेतन की इच्छाओं का संबंध बाह्य वातावरण की रियलिटीज से नहीं होता है। ऐसी इच्छाएं मात्र अपना संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन चाहती हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अचेतन मन अपनी इच्छाओं की संतुष्टि कर मेनली एक सुख की प्राप्ति करता है और उस सुख की प्राप्ति करने के बाद, चूँकि वह सुख की प्राप्ति ही प्लेजर प्रिंसिपल है और उसके आधार पर वह दमित इच्छा समाप्त हो जाती है। अंतिम विशेषता अचेतन मन की होती है कि अचेतन मन का छिपा हुआ पहलू होता है। लेटेंट एस्पेक्ट ऑफ माइंड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि फ्राइड का कहना था कि किसी व्यक्ति को जानना हो तो आप उसके अचेतन मन को जानिए। यदि अचेतन मन का व्यक्ति सीधे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन द्वारा अध्ययन कर सकता है और न ही व्यक्ति स्वयं इंट्रोस्पेक्शन द्वारा ही इसके अस्तित्व को प्रमाणित कर सकता है। वास्तविकता तो यह है कि अचेतन को न तो हम लोग डायरेक्ट जान सकते हैं, न इंट्रोस्पेक्शन के आधार पर जा सकते हैं, क्योंकि मन का यह लेटेंट पहलू है, अव्यक्त पहलू है। इसके अस्तित्व को तो हम लोग परोक्ष रूप से ही कुछ स्वप्न के माध्यम से एवं ऊपर जो चर्चाएं की गई, जैसे कि साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन की भूलें आदि के द्वारा ही यह प्रमाणित हो सकता है। अचेतन मन एक बिजली की प्रवाह के समान होता है, जिसे उसे सीधे देखा नहीं जा सकता। जिस तरह से बिजली के खंभों में तार के सहारे इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है, तो हम उसको देख नहीं सकते हैं खुली आँखों से, ठीक उसी तरह से अचेतन मन में प्रवाहित होने वाले जो इच्छाएं होती हैं उसी तरह की होती है। इस तरह से आज हमने अचेतन मन के विशेषताओं के विभिन्न विशेषताओं की चर्चा की, जिससे कि सिद्ध हुआ कि अचेतन मन में किस तरह की क्रियाएं होती हैं, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसको समझने के आधार पे अचेतन मन को भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अचेतन क्या है या अचेतन के एग्जिस्टेंस के क्या प्रमाण है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसके लिए तैयारी करके आइएगा और तब डिस्कशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।